खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आपके पसंदीदा प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। मैं इमरान शेख और मेरे साथी साजिद मुस्तफ़ा वी आर सॉलिसिटर्स इमिग्रेशन मसाइल के हवाले से बात करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर इस सिलसिले में आपको कोई भी मसला दरपेश हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बारहा आप हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर देखेंगे, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जिसका पॉसिबल हो सके आपके सवाल का तफसीलन जवाब दिया जा सके। वक्त की कमी के बायस ज़्यादा डिटेल तो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल तसल्ली बख्श जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जहाँ तक इमिग्रेशन के जो आजकल के जो लेटेस्ट चेंजेस का ताल्लुक़ है, हर प्रोग्राम में हम जिक्र करते हैं जो नई चेंजेस आती है उस वाले से बात की जाती है। इस वक्त भी कुछ चेंजेस हैं जो कि अभी आ रही हैं और कुछ जो आगे अप्रैल तक मतवक्को हैं। कई ऐसी चेंजेस हैं जो कि आपके ह्यूमन राइट्स के जो प्रोविजंस हैं उनको अफेक्ट करती हैं। लेजिस्लेशन के वजह से काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आई है होम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। इसलिए हमारी जो तमाम जो नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश यही है कि आप अपने जो भी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन या लिटिगेशन के वाले से जो भी प्रिपरेशन आप करें, उस प्रिपरेशन के ऊपर आप ख़ास तौर पर जो रूल्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको कभी भी आप जो है उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक हर एप्लीकेशन के साथ कुछ ख़ास किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको कि स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। उनसे तमाम रेलिवेंट जो रूल्स और प्रोविजंस हैं उनके अंदर उनकी लिस्ट अवेलेबल होती है, अपेंडिक्सेस के ज़रिए और डिफरेंट जो है वो स्केड्यूल्स के ज़रिए वो लिस्ट अवेलेबल होती है। तो कोई भी ऐसा केस, कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले आप ये ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखें कि जो उसके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लिस्ट करके और उनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही उनको भेजा जाए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से मिसिंग होगा तो आप एप्लीकेशन वगैरह रिफ्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे बेस्ट और आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अपने लॉयर के साथ, सोलिसिटर के साथ एडवाइस लेके फिर ही कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल करें, क्योंकि बहरहाल इस केस का आपके ऊपर इफेक्ट होता है और आपके लाइफ लॉन्ग जो प्लान्स होते हैं वो डेफिनेटली से इफेक्ट होते हैं। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ आप लोग ज़रूर कॉल्स करेंगे और प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। जी, फर्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे 3 सवाल पूछने हैं आपसे, छोटे-छोटे हैं। जी जी। पहला सवाल तो ये है कि मुझे सेट एम की एप्लीकेशन करनी है अपनी वाइफ के लिए, तो उसमें कोहैबिटेशन के लिए वो 6 डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर करते हैं। ठीक है। अब मैं और मेरे वाइफ ने हमने अभी एड्रेस चेंज किया तकरीबन साल पहले, तो जो बाकी सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तब शुरू से यानी कि मेरी आंटी की तरफ आ रहे हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह। ठीक है। तो इस नए एड्रेस पे तो हमारा वो यानी कि जो रेंट एग्रीमेंट है या जो काउंसिल टैक्स का बिल है बस वही है, या बेटे के जो स्कूल के जो थोड़े बहुत लेटर्स वगैरह आते हैं वो हैं। तो क्या ये दोनों तरफ के एड्रेस मुझे डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए कि सिर्फ मैं एक ही जगह के लगा सकता हूँ, एक ही प्रॉपर्टी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं चाइल्ड बेनिफिट ले रहा हूँ तो क्या वो मेरी वाइफ की एप्लीकेशन को अफेक्ट करेगा? और ठीक है। तीसरा ये कि मेरी वाइफ के पास अभी टियर 1 डिपेंडेंट की वो लीव है, तो अगर उसके साथ हम ट्रैवल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपका स्टेटस इस वक्त चेंज हो चुका है? मेरा स्टेटस मेरे पास अब इंडेफिनिट है। ओके, इंडेफिनिट है। ठीक है। अच्छा, मेरे भाई आपके सवालों का वन बाय वन मैं जवाब ऐसा देना चाहूँगा। जो आपको कोहैबिटेशन की बात कर रहे हैं, 6 कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेसेस आपको डेफिनेटली चाहिए, आपने सही बात की है। ये ज़रूरी नहीं है किसी एक ही एड्रेस के हों, आप मुख्तलिफ 3 से 4 मुख्तलिफ जगहों पर भी हों तो आपको उनके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। असल चीज़ जो प्रूव करनी है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो सबसिस्टिंग है, ड्यूरेबल है एंड यू हैव बीन लिविंग टुगेदर। वो कहाँ पे रहे, किस तरह रहे, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या रखा, आपका लिविंग एड्रेस क्या था, ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी चीज़ यही है कि आपने ये प्रूव करना है कि आपका एड्रेस ये इकट्ठा रहा है। अगर जहाँ पे आपका एड्रेस है वहाँ पे खातून का भी एड्रेस मौजूद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल आपको ऑल टुगेदर 6 जो है वो एड्रेसेस तो देने हैं उनको। ये 3 आपके हो सकते हैं, 3 उनके हो सकते हैं, मिला के 6 बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता आजकल जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। सेकंड क्वेश्चन है चाइल्ड बेनिफिट। चाइल्ड बेनिफिट किसी के ऊपर भी बार नहीं है। बच्चे का राइट है, अगर वो बच्चा इंटाइटल है उसको राइट मिला तो इसका राइट है, ये किसी भी के ऊपर भी बार नहीं करेगा, चाहे आप ले रहे हैं चाहे मिसिज ले रही है। मिसिज तो नहीं ले सकती, वो इंटाइटल नहीं है, तो बच्चे के वाले से है तो वो किसी के ऊपर बार नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि टियर 1 डिपेंडेंट आप ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए,
टेक्निकली तौर पे इनके वीज़े के स्टेटस अभी चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये अब आपका स्टेटस चेंज हो चुका है और ये आपके डिपेंडेंट हैं। इनको आइडियल सिचुएशन ये होगी कि इनका स्टेटस चेंज किए बगैर आप ट्रैवल ना करें, लेकिन अगर बमरे मजबूरी आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आपके पास बाकी सर्कमस्टांसेस ऐसे मौजूद हैं कि आपको शायद दोबारा एंट्री लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वापस भी आ सकती हैं। लेकिन आइडियल जो सिचुएशन है वो मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्टेटस चेंज करके ही ट्रैवल करें। बाकी मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर अपने किसी करीबी लॉयर से जो है वो लेके तो फिर ही आप इसके ऊपर अमल दरामद कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो पूछना था क्वेश्चन कि मेरा अपेंडिक्स एफएम पे रिफ्यूज हुआ वीज़ा, मैंने एफएलआरओ की थी। तो वाइफ मेरी बेनिफिट्स के ऊपर है, इनकैपेसिटी बेनिफिट्स के ऊपर है। और दूसरा ये पूछना था कि मेरा वीज़ा उन्होंने, मैं रहते हुए यूके में 10 साल हो गए और 4 साल से मेरी मैरिज कंटिन्यूसली चल रही है। रजिस्टर्ड मैरिज हमने की थी यूके में और मुझे तकरीबन यहाँ पे 10 साल हो गए रहते हुए। दूसरा ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या आपका इस चीज़ में, क्वेश्चन क्या आपका, आपका क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है आपका? ये है जी, उन्होंने हमें जो रिफ्यूजल दिया वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप मतलब है कि वाइफ आपकी पीछे आपके साथ रिलोकेट कर लें पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ठीक है। हालांकि मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप होगी इनकी। मैं जहाँ तक इनका क्वेश्चन समझा हूँ कि उनके पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है। जहाँ तक रीलोकेशन की बात है, होम ऑफिस के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आपको ये बताएं कि आप रीलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर है। आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि क्यों आप और आपकी वाइफ जो हैं वो पाकिस्तान में या जहाँ जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं वापस जाके रीलोकेट नहीं कर सकते। क्या वजूहत हैं? आया इनकी जो है वो कोई जो मेडिकल रीजंस हैं उस वजह से, या कोई और फाइनेंशियल, फिज़िकल और कोई स्पिरिचुअल या कोई भी ऐसे इमोशनल रीजंस हैं जिनकी वजह से ये आपके साथ जाके रिलोकेट वहाँ पे नहीं कर सकती और आप दोबारा वहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रीजंस आपको इस्टेब्लिश करनी है। इसके लिए बड़ा एक लीडिंग केस है चिकवाम्बा, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो होम ऑफिस भी कंसर्न्स हैं उनके और उसको वो कंसिडर भी करते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस हवाले से उसको अप्लाई करते हैं। तो आप दोबारा रहनुमाई लीजिए अपने सॉलिसिटर से, या अगर आप अपने लॉयर चेंज भी करना चाहें तो किसी सेकंड ओपिनियन लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपना केस किसी और वकील को दिखाइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए। उम्मीद है कि आपके केस में इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि ये केस एक्सेप्ट होना चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एफएलआरओ एप्लीकेशन की थी अपनी 2012 में जी। उसके बाद उन्होंने मुझे बायोमेट्रिक के लिए भेजा था लास्ट ईयर फरवरी में, जो कि मैंने 12 फरवरी को वो दे दिए थे बायोमेट्रिक्स भी। ठीक है। और उस वक्त से लेके अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से, विच इज आई एम वेरी वरीड के नॉर्मली वो 6 to 8 मंथ्स में जवाब दे देते हैं, तो वाई अभी तक उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका क्या प्रोसीजर है, अगर उनका जवाब नहीं आ रहा तो हमारे पास मुझे क्या करना चाहिए या मैं उनसे कैसे रब्ता कर सकता हूं? ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रीफली ये बताएंगे कि आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन किस बेस पे दी थी, क्या कनेक्शन क्या था, क्या रिलेशन था? जी एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मुझे इस मुल्क में तकरीबन 23 इयर्स हो गए हैं जी अब। तो मैंने उनको एप्लीकेशन की थी, मेरा यहाँ पे वर्क परमिट भी हुआ, लेकिन वो चूंकि मेरी इलीगल एंट्री थी तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद मैं फिर दोबारा इलीगल रहता रहा, फिर मैंने अपनी सेटो की एप्लीकेशन की, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दी। मैं कोर्ट में गया, उन्होंने रिफ्यूज कर दी। अब ये मिनिस्टर के कहने पे तो उसने मेरे एमपी को कहा था कि जी इनको कहें नई एप्लीकेशन कर दें, तो मैंने अभी ये रिसेंटली 2012 में अपनी नई एफएलआरओ की एप्लीकेशन की थी। ठीक है, गॉट इट। जी साहिब साहब क्या कहते हैं अब इस पर में? हाँ जी, इसमें इन्होंने जो बताया 28 से ज़्यादा इनको अर्सा यूके के अंदर हो गया है। इस बेस के ऊपर इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए। डिले का कॉज ये भी हो सकता है कि वो डिसीजन लेने में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे होंगे। अगर आपको 20 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं तो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स 276 ADE के तहत भी आप जो है क्वालिफाई करते हैं वीज़ा के लिए प्राइवेट लाइफ की बेस के ऊपर। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैंने वीज़ा अप्लाई करा नेक्स्ट मंथ मेरा वीज़ा फिनिश हो रहा है, तो मैंने अप्लाई करना है। मेरे पास न्यू बोर्न बेबी है, तो मेरा लाइफ इन यूके का टेस्ट जो है वो मैं नेक्स्ट मंथ है, मुझे डेट मिली है, तो मैं दिस मंथ वीज़ा मुझे अप्लाई करना है दिस वीक। मैं क्या डॉक्टर से लेटर दे सकती हूँ वहाँ पे? आप क्या वीज़ा अप्लाई करने जा रही हैं और अभी आपके पास स्टेटस क्या है? मैं 2012 में यहाँ पे आई हूँ और मेरा वीज़ा स्पाउस वीज़ा। आपका स्पाउस वीज़ा है?
हाँ जी 2000 जुलाई 2012 से पहले आई हैं आप? जी, मैं आई हूँ 1 जनवरी 2012 को आई हूँ। ठीक है। और अब अभी आपने लाइफ इन यूके नहीं किया, आप कह रही हैं कि उसकी डेट आपके बाद में मिली है आपको? मिली है और मेरा वीजा भी फिनिश 2-3 दिन बाद भी हो रहा है, तो मुझे जो है ना अप्लाई करना है, दिस वीक करना है, तो मैं डॉक्टर से ठीक लेटर है। दे सकती हूँ? जी बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। जी साजिद भाई। हाँ जी, इसमें यह है कि लाइफ इन यूके के बगैर आपकी एप्लीकेशन जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की है वो तो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आप पहले एप्लीकेशन करें एक्सटेंशन की और फिर लाइफ इन यूके पास करके दोबारा इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप वेरी सून टेस्ट पास करने की डेट आपको मिल चुकी है और आप जानती हैं कि आपको वेरी सून उसका वो पास कर लेंगी, तो आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करके साथ एक रिक्वेस्ट कर सकती हैं होल्ड करने की कि आप जो है पीछे से एप्लीकेशन सेंड करने के बाद वो जो है लाइफ इन यूके का टेस्ट भी सेंड कर देंगी। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि आपको नहीं पता कब वो डिसीजन कर लेंगे। तो इसको तो आप देख लें कि अगर आपके सर्कमस्टेंस पे अप्लाई होता है तो तब अप्लाई करें। बेस्ट वे होगा कि सोलिसिटर से कंसल्ट करके तो तब अपनी एप्लीकेशन जो भी मुनासिब होगी वो कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने FLRO की एप्लीकेशन की थी 5 जुलाई 2012 को, बेसिक ऑफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद ब्रिटिश सिटीजन। तो उस रिलेशनशिप में माशाल्लाह मेरा एक बेटा पैदा हुआ है। तो उसके बाद हमने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाया और सब कुछ, और पासपोर्ट भी बनाया ब्रिटिश, और उनको हम ऑफिस सेंड किया पीछे, और 7 पिक्चर्स भी। मेरी मिसेज जो है प्रीवियस हस्बैंड से वो लीगली डिवोर्स नहीं थी, और उनका एक बच्चा है ऑटिस्टिक हु इज 10 ईयर ओल्ड। तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूजिंग में उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगाई थी कि आप तो ओवरस्टे हो इस कंट्री में, और दूसरा आपने 2 साल की बेस पे अप्लाई किया कि आपका बिल अप्रूव करते हैं वो आप 1.5 साल के अप्रूव करते हैं, और तीसरा उन्होंने कहा था कि आपकी जो इस्लामिक मैरिज हुई है ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 3 ऑब्जेक्शन लगा कर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने अपने वकील के जरिए जुडिशियल रिव्यू में अप्लाई कर दिया, और जुडिशियल रिव्यू में अभी चल रहा प्रोसेस। मुझे ये जानना है कि कितने चांसेस है मेरे इसमें कि मुझे हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू में उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम मांगा, की तरफ से उन्होंने कहा कि अपना केस उठा लो। ठीक है, गॉट इट। जी आपका सवाल समझ में आ गया। मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने के लिए। देखिए सिचुएशन ये है कि जो रिक्वायरमेंट है, रूल्स की रिक्वायरमेंट है या लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें तो अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड ना हो तो आपको 2 साल के रिलेशनशिप जो है लिविंग रिलेशनशिप शो करने पड़ते हैं, जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को बताते हैं कि आपका रिलेशन इतना पुराना है। अगर आपका 1.5 साल का हुआ, 2 साल का रिलेशनशिप आपका नहीं है, तो ये आप एक रूल्स की एक रिक्वायरमेंट तो आप बहरहाल पूरी नहीं कर रहे। इसके अलावा जो आपके दूसरे फैमिली सर्कमस्टांसिस हैं, जो जैसे कि आपके एक बेबी हैं और इस तरह के और दीगर सर्कमस्टांसिस हैं, अगर आपके केस में इस रूल्स की रिक्वायरमेंट ना पूरे करने के बावजूद इतना पोटेंशियल मौजूद है कि उस केस को आगे ह्यूमन राइट्स और फैमिली लाइफ की बेसिस के ऊपर उसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसीडिंग्स है उनको आप बिल्कुल कैरी ऑन रखिए और अच्छे तरीके से उसको आप आगे चलाइए। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हतमी फैसला, हतमी जो राय है आपके अपने सलिसिटर दे सकते हैं कि उसमें कितना पोटेंशियल है। बिल फर्ज के उसमें पोटेंशियल मौजूद नहीं है और आपने लेट्स से कि टाइम गेन करने के लिए और अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी कार्रवाई की है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर ऐसी कोई बात बनती है तो फिर जो ही आपके 2 साल का पीरियड कंप्लीट होता है लिविंग रिलेशनशिप में, और उस दौरान में अगर आपका जुडिशियल रिव्यू पेंडिंग भी है और आप समझते हैं कि वो आगे सक्सीड नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आप बेशक उसको बाद में विड्रॉ करके एक फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 years रिलेशनशिप। तो हतमी जो राय है वो डेफिनेटली आपके अपने वकील देंगे या आप किसी और से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अपेरेंटली जो नज़र आता है उसके मुताबिक यही आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन होगा। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बस 2 छोटे से सवाल है। मेरी वाइफ 2009 में आई थी स्पाउस वीजा पे, उनका इंडेफिनिट हो गया टाइम पे, उनका उन्होंने लाइफ इन यूके भी किया, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनका लाइफ इन यूके का जो सर्टिफिकेट है वो वापस आया। क्या हम उसका डुप्लीकेट ले सकते हैं या होम ऑफिस अपने पास रख लेता है? दूसरा सवाल ये था कि क्या मेरी वाइफ को वो जो दूसरा जिन्होंने नया टेस्ट बी इंग्लिश बी लेवल टेस्ट B2 वो इन्होंने किया B1 के ऊपर वो उस कैटेगरी में आती हैं या कि वो उससे पहले आ चुकी थी, वो उनको वो नहीं करना पड़े? ठीक है।
जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन है लाइफ इन यूके टेस्ट का, उसका अगर आप जो आपका जो टेस्ट प्रोवाइडर है आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आया इस पोजीशन में हैं वो आपको डुप्लीकेट इशू करने के लिए या नहीं। दूसरी चीज़, अगर होम ऑफिस से वापस नहीं आया तो आप रिटर्न आप डॉक्यूमेंट्स का एक होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर एक स्पेशल फॉर्म होता है, आप वो जाके उनको सबमिट कर सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न भी कर देते हैं। अगर बहरहाल अगर आपको किसी वजह से नहीं मिलता तो उनके रिकॉर्ड में बहरहाल ये मौजूद होता है, आप उनकी तवज्जो इस तरफ दिला सकते हैं कि आप ऑलरेडी लाइफ इन यूके पास कर चुके हैं, जो कि होम ऑफिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। एक ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी। सेकंड ये चीज़ है कि लैंग्वेज टेस्ट, बेशक वो पहले आई हैं या जब भी आई हैं, इस वक्त सिचुएशन ये है जो नए रूल्स हैं उसके मुताबिक इनको जो लैंग्वेज टेस्ट है वो और लाइफ इन यूके दोनों जो हैं वो प्रेजेंट करेंगी, तभी जाके वो उनको एंटरटेन करेंगे, उनके एप्लीकेशन एंटरटेन करेंगे। तो डेफिनेटली आपको जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 का वो ज़रूर उसके साथ अटैच करना है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव के लिए, तो हमारा बायोमेट्रिक 6 जनवरी को हुए हैं, तो अभी तक कोई उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया। आप बता सकते हैं प्लीज़ कि कितनी और देर लगेगी? जी 6 जनवरी तो अभी कल की बात है, 1 महीना 1.5 महीना पर पुरानी बात है। तो बायोमेट्रिक के बाद वैसे आपकी बात किसी हद तक ठीक है कि 1 से 2 महीने के अंदर बायोमेट्रिक लेटर के बाद होने के बाद रिज़ल्ट आ जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में देर भी लग जाती है। ओवरऑल पीरियड अगर आप कैलकुलेट करें, अगर ये विदिन 6 मंथ्स है तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ओवरऑल पीरियड एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 6 माह से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है तो डेफिनेटली आपको वरी करना चाहिए और उनसे रब्ता करना चाहिए। अदरवाइज़ जस्ट वेट एंड उनके फैसले का इंतज़ार करें, या फिर आप उनसे इंक्वायर करना चाहें तो जो कि अच्छा मौजू नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो आप उनसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको लिखें, या फ़ोन के ऊपर भी अपडेट ले सकते हैं। इनके नंबर जो होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जी मेरा एक फ्रेंड था, वो स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ आया था, तो वो अब कुछ 6 माह हो गया, वो स्टे हो गया है, तो वो यहाँ ब्रिटिश लड़की से शादी करना चाहता है। तो हम ये बताएं कि वो शादी यहाँ कर सकता है कि नहीं, और अगर कर लेता है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसे वीज़ा यहाँ मिल जाएगा या उसे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा? ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है आपका? दूसरा ये है कि एक और फ्रेंड था, उसने अपना डेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, तकरीबन उसको 10 माह हो गए हैं, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ओके ठीक है जी सर। साहब पहला सवाल है कि जी ओवर स्टे हो गया, 1 मंथ हो गया, ब्रिटिश सिटीजन से मैरिज करेगा, क्या प्रॉब्लम है, हो सकती नहीं हो सकती? मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आपके पास 2 आईडीज़ हैं, दोनों के पास अपनी आईडीज़ हैं, आईडीज़ दिखाकर आप। और दूसरी बात यह है कि अगर वो क्वालिफाई करते हैं शादी रजिस्टर करवाने के लिए, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों फ्री टू मैरी हैं, और जिसका मतलब ये है फ्री टू मैरी का कि दोनों की एज 18 साल से ऊपर है, पहली बात। और दूसरा ये है कि दोनों में से कोई पहले मैरिड नहीं है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो शादी रजिस्टर करवाने के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वीज़े का उन्होंने पूछा है, तो वीज़े के लिए जो इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि उनको लीव टू रिमेन उनकी होनी चाहिए एक्सटेंशन के लिए, अगर वो यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। अगर वो अपना शादी रजिस्टर करके अगर वो यहाँ से वीज़ा नहीं ले सकते तो फिर उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन यहाँ से करेंगे तो इस बात पर रिफ्यूज़ हो जाएगी कि वो 28 डेज से ज़्यादा ओवर स्टे हैं, और उसके बाद ये है कि कोर्ट के अंदर अगर आपको अपील का राइट मिलता है या जुडिशल वे, वो फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर चांसेस जो हैं वो 100% नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि वो शादी रजिस्टर अगर यहाँ से करके पाकिस्तान में जाके दोबारा जो है ना वो एप्लीकेशन वहाँ से करें एंटी क्लियरेंस की, अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो। पाकिस्तान से है। जी नेक्स्ट इनका था कि क्वेश्चन इंडेफिनेट अप्लाई किया है एप्लीकेशन, 10 मंथ्स हो गए अभी तक जवाब नहीं आया। इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन अगर 10th मंथ अगर हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन के मुतल्लिक पीछे से उनको होम ऑफिस को लेटर लिखना चाहिए, परसू करना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ की टाइम होता है नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर जो होम ऑफिस को रिक्वायर होता है किसी एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए। तो ये है कि आप किसी सोलिसिटर को एंगेज कर सकते हैं या होम ऑफिस को डायरेक्टली कांटेक्ट करके उन्हें अपने रेफरेंस नंबर बताकर उनसे पूछ सकते हैं किन वजह से उनकी एप्लीकेशन का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई उनको और वेरिफिकेशन चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो डॉक्यूमेंट उनको पीछे आप एप्लीकेशन के बाद सेंड कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई वेरिफिकेशन के मतलब उनको हेल्प चाहिए तो वो कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस एक्सपेडाइट किया जाए। और ये है कि इस सिचुएशन के अंदर
आपको चाहिए कि होम ऑफिस को कांटेक्ट करें। जी, और अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं और फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा या कांटेक्ट से ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप हाई कोर्ट से या हायर कोर्ट से डायरेक्शंस ले लीजिए, जुडिशियल रिव्यू के एप्लीकेशन फ़ाइल करके उन डायरेक्शंस की बेसिस पे इस मैटर को आप एक्सपीडाइट करवा सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, मैं अजे तो 98 च अपनी सालम स्टे ਲਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਐਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2006 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੌਲੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰੀਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਭੇਜਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵ ਕਰਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀਡੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸੀ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਕੇਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬਿਆਨ 98 ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਵੀ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 98 ਤੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਿਮੂਵਲ ਹੋਈ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿਸ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਲਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾजिद ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮਾਮ ਲਾਇਰਸ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ फॉर कॉलिंग और होप कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ बेटर ही होवे। जी ख़ातिन हज़रात, इसके साथ ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे और कॉल का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी विल गेट बैक सून। थैंक यू। वेलकम बैक ख़ातिन हज़रात, प्रोग्राम में वापस खुशामदीद करते हैं। कॉल्स का सिलसिला दोबारा लेते हैं। जी हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपकी, बात कीजिए। जी जी, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। सर आपसे एक बात पूछी थी। एक्चुअली मैं अनाज के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह दिसंबर 2014 में होगा। तो मेरी वाइफ ने मास्टर डिग्री की है पाकिस्तान से, और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वो मास्टर डिग्री, अगर मास्टर डिग्री अगर मैं यूके नैरिक वालों से रजिस्टर करवा के वो उसको ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे फिर भी जीवन देने की जरूरत है कि नहीं? जी, अगर आप उसके साथ यूके नैरिक के साथ 2 असेसमेंट करवाएं। एक तो ये है कि वो इक्विवेलेंट टू
यूके डिग्री है और सेकेंडली डिग्री हैज़ बीन टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप ये 2 असेसमेंट्स वो दे दें, ये दोनों सेपरेट असेसमेंट्स होती हैं, दोनों असेसमेंट्स अगर वो दे देते हैं तो फिर आपको B1 की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक देते हैं कि वो इक्वलेंट टू यूके डिग्री है, वो सफिशेंट नहीं होगा लैंग्वेज टेस्ट से एग्जाम्शन लेने के लिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? जी नेक्स्ट कॉल दे दें जी, शायद ड्रॉप हो गई है, ये बात नहीं करना चाहते। हेलो हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान एक मेरा सवाल है, मैं 2001 से आया हूँ यहाँ कंट्री में। 2001 से लेकर अब तक मैंने कोई सालों का केस नहीं डाला किसी किस्म का भी। ठीक है, तो मेरा केस हो सकता है या मैं शादी कर लूँ, मेरे पास शादी के लिए आईडी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास दूसरे हैं ना सारे टोटल 2001 से लेकर 2014 तक पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल के, बैंक, आईडी, हर चीज़ है। तो मेरा कुछ हल हो सकता है यहाँ पे? जी मेरे भाई सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, ये बड़ी ज़्यादती है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि आपने अभी तक किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की। मेरा सबसे पहला आपको मशवरा यही है और वो यही है कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए फॉर द टाइम बिंग, चूँकि अब बावजूद इसके कि आप उस रूल्स के मुताबिक नहीं आते जिसमें कि अब रिक्वायरमेंट 20 ईयर्स की है, आप उससे लेस हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल 14 साल एक बहुत लंबी मुद्दत होती है। इस दौरान में आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश और डेवलप होती है यूके के अंदर। इनकी बेसिस के ऊपर अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, आप अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन ज़रूर फाइल कीजिए। इसके अलावा भी कोई सर्कमस्टांसेस हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड कीजिए। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, जैसे कि साजिद साहब ने पहले बताया, शादी करना उसका इमिग्रेशन के हवाले से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, वो हर बंदे का राइट है। आर्टिकल 12 जो है उसके मुताबिक हर बंदा फ्री टू मैरी है। अगर उसके पास वो तमाम रिक्वायरमेंट्स बाकी वो पूरी करता है तो वो शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज़ ये है कि उस शादी की बेसिस के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं कोई इमिग्रेशन स्टेटस, तो आया उसके लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप उसकी रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं शादी की बेसिस पे, तो फिर आपको डेफिनेटली जो है वीज़ा ग्रांट होना चाहिए। आपके जो सिचुएशन ये कि चूँकि अभी आपकी कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है और स्टेटस आपका अभी लीगलाइज नहीं है, तो आपको इमीडिएटली जो है अपने किसी अच्छे लॉयर से मशवरा कीजिए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइए और फौरी तौर पे पहले कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए, ताकि एटलीस्ट एक तो आप प्रोटेक्टेड भी हो, दूसरा होम ऑफिस के पास आपका एक केस रजिस्टर हो, एटलीस्ट उनको पता हो कि कौन सा आप यहाँ पर बैठे क्या क्लेम कर रहे हैं। तो आप अपनी ज़रूर एप्लीकेशन ज़रूर फाइल कीजिए और शादी करने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ जेन्युइन मैरिज। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं एक्चुअली। मेरी अपील 2013 में ह्यूमन राइट बेसिस पे मेरी और मेरे बच्चों फैमिली की हुई थी। अभी तक होम ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। मैं उनको फ़ोन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई फ़ोन नंबर ऐसा बता सकते हैं जो कि रेलिवेंट और मैं उनसे पता कर सकूँ। दूसरा ये पता करना था कि ये मुझे 2.5 साल की क्या डिस्क्रिशनरी लीव देंगे? लीव में हमें बच्चों के बेनिफिट्स या जैसे हाउस काउंसिल से ले सकते हैं, तो वो बेनिफिट हमें अलाउड होंगे कि नहीं होंगे इस पर? ठीक है, जहाँ तक आपका अपील का उसका नंबर का ताल्लुक है उसके इंक्वायरी के लिए, तो उसमें 2 नंबर्स आपको लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस ट्राइब्यूनल के अंदर आपकी अपील की हेयरिंग होनी थी या फिक्स थी, उस ट्राइब्यूनल के अंदर आप उनका एक नंबर होता है, वो आपके जो भी आपको नोटिस ऑफ अपील आया होगा उसके अंदर उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होगा। उस नंबर पर आप फ़ोन करके अपील की जो टीम होती है, अपील टीम जो है उससे आप बात करेंगे, जो कि डिसीजन के बाद जो है उनके केसेस को देखती है, उनसे बात करके आप उन तक बात करेंगे। वो आपको रेलिवेंट जो ऑफिस के नंबर भी दे सकते हैं और फैक्स नंबर भी देंगे। सेकेंडली आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जो उनका स्टैंडर्ड जो उनका जनरल हेड ऑफिस का नंबर है क्रॉयडन का, जो कि 0870 से शुरू होता है, इट इज़ लाइक 0870-606-7766, इस तरह करके कुछ नंबर है, मुझे ज़ुबानी तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि आप होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जो है उनका नंबर आप ज़रूर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप अपने टेबल पे भी कॉल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं।
नॉर्मली जब डिस्क्रेशन लीव मिलती है तो उसमें बेनिफिट जो हैं वो ग्रांट नहीं होते। कुछ केसेस के अंदर बच्चों की हद तक आपको परमिशन मिल सकती है कि बेनिफिट्स की हद तक, लेकिन वो बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं, वो तमाम बेनिफिट्स आपको अलाउ नहीं करते। जब भी आपको डिसीजन आएगा, उस डिसीजन के ऊपर डिटेल लिखी होगी कि आप कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते, पूरा नंबर वाइज सारे लिस्ट किया होगा उन तमाम बेनिफिट्स को। तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, जो ही आपको डिसीजन आएगा आपको पता चल जाएगा आप कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं और कौन से नहीं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं 2005 जनवरी में यूके आया था, तो 2015 में मेरा 10 इयर्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरा जैसे मैं 2000 क्या कहते हैं, मेरा एक्सपायर हो रहा था सर PSW अगस्त 2010 में, राइट। तो मैंने बेसिकली शादी की थी यूरोपियन लेडी से। तो मैंने शादी जो है वो 3 अगस्त में कर ली थी और मेरा वीजा एक्सपायर होता 10 अगस्त को। तो मेरे जो वीजा एप्लीकेशन मैंने जो शादी की डाली है वो 26 जनवरी 2011 में डाली थी। मेरा ये गैप आ रहा है 4 वीक का, ये मेरा गैप काउंट होगा सर या मैं लीगली काउंट होगा कि मेरी शादी एक्सपायर होने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी? ठीक है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके ऊपर 2 तरीके से बात की जा सकती है। एक तो ये सर साहब आप भी मुझे गाइड कीजिएगा। एक तो ये है कि जो 4 वीक का टाइम है वो एक बिल्कुल एक मिनिमम सा टाइम है 28 डेज़ का, तो टाइम वैसे ही वो डिसरिगार्ड करने के लिए एक लीगल प्रोविजन मौजूद है कि जो 28 दिन जो कि एग्जैक्टली 4 वीक बनते हैं वो टाइम वो डिसरिगार्ड किया जाएगा जब आपका लॉन्ग रेजिडेंस या कोई भी लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डिसाइड की जाती है, तो उसमें ये इसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है। सेकेंडली जो आपकी शादी चूँकि पहले हो चुकी होती है तो उस वजह से आपके पास यहाँ पे वैसे ही आपके पास राइट होते हैं कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं और आपको कोई निकाला नहीं जा सकता। तो लीगली आपका वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सर भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? कोई नहीं? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपने बता दिया। 4 वीक्स इन्होंने कहा है, 4 वीक्स में अगर 28 डेज से ज़्यादा दिन हैं तो फिर एक क्वेश्चन रेज वो कर सकते हैं कि 28 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट भी बहुत अहम तरीके से और अच्छे तरीके से इमरान भाई ने बता दिया, वो ये है कि चूँकि शादी रजिस्टर आपकी हुई है, आपके पास जब लीव टू रिमेन इस कंट्री के अंदर था, तो जब शादी रजिस्टर हो गई यूरोपियन के साथ तो आप फैमिली मेम्बर हो गए यूरोपियन के। जब फैमिली मेम्बर यूरोपियन के हो गए तो वीज़ा अप्लाई करना ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यूरोपियन के फैमिली मेम्बर हैं, आप रह रहे हैं, आपको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा रिक्वायर किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ताकि उस राइट को जो आपका है उसको एंडोर्स कर दिया जाए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर। तो वो उस बेस के ऊपर अगर उस पहले मैरिज हुई है उसको कंटिन्यूएशन समझा जाएगा और 10 ईयर की बेस। लेकिन आपको सोलिसिटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे और आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टेंट पे ही रिफ्यूज़ ना हो और आपका केस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जी आपका केस उसमें पोटेंशियल है, ये अप्रूव होना चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, सॉरी पहले तो मैं फ़ोन पे हूँ जी, प्लीज़ फ़ोन पे ही आंसर दे दीजिए। और मेरा सर सवाल ये है कि मैं इधर 9 साल से हूँ, स्टूडेंट वीजे पे हूँ सर। अभी मेरा कॉलेज रिवोक हो चुका है और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बार मेरे से कोई प्रोग्रेस नहीं बनी क्योंकि कॉलेज कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। और इससे पहले भी मैं जो वीज़ा लिया था वो फील्ड में लिया था क्योंकि उसमें भी ये एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं थी। तो अभी मैं जब वीजा अप्लाई करने जाऊंगा क्या इसका इफेक्ट होगा सर? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 9 साल से हूँ सर और प्रोग्रेस अभी नहीं बनी, कॉलेज रिवोक हो चुका है सर। और इसका वीजा तो था मेरे पास 2016 के स्टार्टिंग तक जी। ठीक है, इसमें सिचुएशन ये मेरे भाई के जो चूँकि आप 9 साल से इस मुल्क में स्टूडेंट वीज़े पर हैं तो अपेरेंटली आपको पता होगा 8 ईयर्स का कैप है आप कि अगर आपने 8 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो वो देखना पड़ेगा कि आप दोबारा फर्दर वीज़ा अप्लाई करने की पोजीशन में भी हैं कि नहीं, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा एटलीस्ट अप्लाई करने की पोजीशन में हैं या नहीं। ये तो आपके एग्जैक्टली कोर्सेज को देख के ही बताया जा सकता है कि आप उसके ऊपर क्या सिचुएशन है आपकी। अगर बिलफर्ज अगर ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो आपको 60 डेज़ का टाइम तो कॉलेज रिवोक होने के बाद वैसे ही आपको मिलेगा जो कि होम ऑफिस ने दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आपको देंगे वो, और अगर आप उनसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं तो आप 60 डेज़ के टाइम में आप नया कॉलेज में एडमिशन लेके अप्लाई कर दीजिए। जहाँ तक प्रोग्रेशन की बात है, वो जो कॉलेज आपको नया कैश देगा वो उसका देखने का काम है कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है आपको नए कोर्स में एडमिशन देने के लिए या नहीं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्स के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बेस करती हैं। तो आप दिखाइए किसी सोलिसिटर को, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं इस बारे में। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैंने आपसे ये पूछना था कि नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था मैंने 1.5 महीना पहले, तो उसके लिए कितनी देर लग सकती है? अभी आपको 1.5 महीना हुआ सिर्फ? जी जी जी, इसमें तो भी अब 6 महीने भी लग सकते हैं, जो कि नॉर्मली लग जाते हैं कुछ केसेस में, तो कुछ केसेस में से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर यू वेट फॉर अनदर फ्यू मंथ्स एटलीस्ट। जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। अच्छा, मुझे जानने वाले के बारे में क्वेश्चन करना था कि वो 2001 में आए थे और उन्होंने असाइलम किया था, उनका रिफ्यूज़ हो गया था। फिर उन्होंने जो है ना लेगेसी में एप्लीकेशन की थी, वो भी रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर 2009 में उनकी रिफ्यूजी स्टेटस से जो है ना एक बेटी हुई थी, वो उनके साथ रहते नहीं है। फिर उन्होंने उस बेटी के बेस पे FLRO का किया था, वो इस बेस पे रिफ्यूज़ हो गया कि वो बेटी ब्रिटिश नहीं है, ठीक है। अब उनको 14 साल होने वाले इस कंट्री में, क्या वो इस बेस पे कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं या JR वगैरह में जा सकते हैं? और किसी ने उनसे कहा है कि तुम बेटी से मिलती हो लेकिन उसके लिए तुम्हें कोर्ट ऑर्डर बनवाना पड़ेगा, क्या वो ज़रूरी है? उनको रिटर्न में ही कुछ लिख के देना पड़ेगा, उनको क्या करना चाहिए अब? जी ठीक है, साहिब साहब क्या कहते हैं आप? ब्रिटिश है कि नहीं? जी, आप अभी लाइन पे हैं? नहीं, लाइन पे नहीं है आप। इनको ये है कि इन सिचुएशन में, चूंकि मुझे तो ये नहीं पता कि इनकी आवाज़ कट गई, मुझे श्योर नहीं हुआ कि बेटी इनकी जो है उनका स्टेटस क्या है। चलिए प्रिज्यूम करते हैं अगर ब्रिटिश वो है ब्रिटिश हैं तो फिर आपको बिल्कुल ठीक, किसी ने कहा कि आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कॉन्टैक्ट का। अगर कॉन्टैक्ट ऑर्डर बच्चे के साथ मिल जाता है तो आप उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि आप ऐसे बच्चे के पेरेंट हैं जो उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, जो ब्रिटिश नेशनल है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे हो, तो आप उसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्रिटिश नहीं है और यहाँ पे बोर्न हुए हैं तो उनका बच्चे का, जो बच्चा यहाँ पे बोर्न होता है, उसका राइट अगर एंडोर्स नहीं है तो वो रह सकता है, लेकिन उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन एज ए राइट उनके पास राइट नहीं होता। उसकी बेस के ऊपर आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं कि वो बच्चा यहाँ पर है और मैं कोर्ट से कॉन्टैक्ट ऑर्डर लेके उसकी बेस पे ऊपर अप्लाई एप्लीकेशन आप स्टिल कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि 2001 से हैं, 14 साल के करीब अर्सा हो चुका है, लेकिन इसमें डेफिनेट कोई राइट नहीं बनता अकॉर्डिंग टू द न्यू इमिग्रेशन रूल्स। इसमें 276 ADE के तहत प्राइवेट लाइफ की एक पॉइंट जो एमर्ज होता है वो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस है कि अगर उनके लिंक्स बैक होम से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों, सोशल टाइज, फैमिली टाइज और कल्चरल टाइज ख़त्म हो चुकी हों, तो फिर जाके उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एविडेंस चाहिए और आपको चाहिए कि सोलिसिटर को रब्ता करें ताकि आपका केस बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सके। जी थैंक यू। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी जी, मैंने एक सवाल पूछना था। हम यहाँ पे 11 दिसंबर में आए थे, मैंने शामिल किया था। असल में मैं भी डिसेबल हूँ, मेरे 2 बच्चे डिसेबल हैं। अभी हमारा केस रिफ्यूज हुआ था, उसके बाद हमने अभी फ्रेश क्लेम किया हुआ 4 माह हो गए। तो उसमें मैंने अपने बच्चे के लिए एक लेटर डाला था कि उसका ऑपरेशन होना था, कानों का, वो सुन नहीं सकता। वो डॉक्टर ने भी लिख के दिया है कि वो 5 साल के बाद यहाँ पे भी ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो सारी उम्र सुन नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। तो हमें अभी क्या करना चाहिए? 4 माह हो गए, मैंने फ्रेश क्लेम डाला हुआ है। लास्ट 3 मंथ वहाँ से होम ऑफिस से एक लेटर आया था, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 3 मंथ को आपको कोई ना कोई डिसीजन कर देंगे, पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया। तो प्लीज आप अच्छा जो मुश्किल है। जी मेरे भाई, जी सर साहब, कुछ चीज़ें डिसेबिलिटी के वाले से हैं। चलें इसमें इस तरीके से बात करते हैं। देखिए केस आपका इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के वाले से भी फॉल करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा प्योरली ह्यूमन राइट्स और फैमिली लाइफ की बेसिस के ऊपर भी बन सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपके पास, ऑफ कोर्स क्योंकि डिसेबिलिटीज़ जो है वो क्लियर हैं, उसके ऊपर मेडिकल एविडेंस यकीनन आपके पास अवेलेबल होगी, मौजूद होगी। अभी देखना ये है कि आपका इस केस का, इस आपके उन सर्कमस्टांसिस का क्या ताल्लुक है कि आप क्यों वापस, आपके लिए वापस जाना जो है वो अनरीज़नेबल क्यों है, क्यों ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप इनको वापस ले जाएं।
अपने बच्चे को भी वापस ले जाएं और वहाँ पे ऑपरेट करवाएं। अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा, बैक कंट्री में भी नहीं होता, तो फिर फ़र्क तो कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे रहने में भी और वापस लेके जाने में भी। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है, सिचुएशन इसके डिफरेंट है, तो आपको ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसिस तो नज़र आ रहे हैं कि वो जो इम्पेयरमेंट है, जो हेयरिंग की प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटीज़ हैं आपकी भी हैं, बच्चों की जो भी हैं, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन आप उसको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, उसको किस तरीके से आप चेन में लेकर आते हैं, रूल्स के अंदर उसको कैसे लेकर आते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एविडेंस, जो कि बहुत मटीरियल है, बहुत वाइटल है आपके इस मैटर के वाले से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे बाकी भी लोगों को हम ये बात करते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इसके ऊपर चंद लफ्ज़ों में यहाँ पे बात करना मुमकिन नहीं है। आप इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो एक सॉलिड ओपिनियन लीजिए किसी सोलिसिटर से, एविडेंस आप अपनी सारी कलेक्ट कीजिए। आपका केस अभी तक जो है वो मेडिकल रीज़न और ह्यूमन राइट्स की बेसिस पर ही फॉल करता है, और अगर नहीं होगा तो इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन इस केस को अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें तो होने के चांसेस इसमें हैं यकीनन। आप हमें अपने केस की डिटेल्स ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं, हम आपको फर्दर भी इसके ऊपर गाइड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, शायद बात नहीं करना चाह रहे जी, दूसरी कॉल दे दें प्लीज़। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जी जल्दी जल्दी जी, मैं बताइए। 2007 में यहाँ पर आई थी जनवरी में, और मैंने असाइलम किया था, और मेरे साथ एक बेबी है जो उस वक्त 5 साल की थी, और फिर मेरा सारा असाइलम सब रिफ्यूज हो गया। फिर मैंने उनसे ना, और मुझे सही से बताना भी नहीं आता, लेकिन है ना, फिर उन्होंने मुझे है ना 3 साल की डिस्कशन लीव दी थी 2011 में, और मैं है ना डिसेबिलिटी पे हूँ। अभी मेरी ये डिस्कशन लीव खत्म हो रही है, तो मुझे क्या करना होगा, किस तरह मुझे क्या क्या डालना होगा, प्लीज आप मुझे बता दें तफसील से। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, साहिद साहब आपको भी बताते हैं। जी साहिद साहब। जी, इनकी पहली डिस्क्रिप्शन लीव जो है वो ख़त्म हो रही है, और इनके लिए ये है कि इनको ये साबित करना पड़ेगा सेम सर्कमस्टांसेस जिनकी बेस के ऊपर इनकी पहली डिस्क्रिप्शन लीव लगी है, वो सेम सर्कमस्टांसेस स्टिल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये है कि इवन दो कि जो आपको सपोर्ट करते हैं वो मोर ज़्यादा वो शिद्दत से पैदा हो चुके हैं जी। जो भी सर्कमस्टांसेस जिन बेस के जो पहली एप्लीकेशन आपने की थी उसी को मद्देनज़र रख के आपने दूसरी एप्लीकेशन जो एक्सटेंशन की करनी है, 3 साल की दोबारा एक्सटेंशन होगी, उसके बाद 6 साल के बाद आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। जी थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे 2 छोटे से सवाल हैं। मैं इस साल इंडेफिनिट स्टम्प के लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ अगस्त में, और मैंने ऑलरेडी लास्ट में यूके टेस्ट पास कर लिया है। मुझे ये जानकारी चाहिए कि इंडेफिनिट स्टम्प के लिए लाइफ इन यूके एंड ईसोल जरूरी है और जस्ट सिटीजनशिप के लिए जरूरी है। एंड दूसरा सवाल यह है कि मेरी वाइफ यूरोपियन यूनियन है, एंड वो 8 साल से यहाँ पर है, और उससे पहले इंडेफिनिट स्टम्प लगेगी को, और वो सीधा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। जी ठीक है जी साहब, आप ही का सवाल है। इनके जो पार्टनर है वो यूरोपीय यूनियन से, जी यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय यूनियन के लिए लाइफ इन यूके और वो लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और ये है कि जो रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए है जो दूसरे रूट से इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करता है। अब इसमें यह है कि आपके लिए जो दूसरे रूट से रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लाइफ इन यूके, और उसके साथ B1 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास होना ज़रूरी है। सिर्फ लाइफ इन यूके की बेस पर नहीं, बल्कि B1 का भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास होना ज़रूरी है। लेकिन इनके पार्टनर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना और लाइफ इन यूके करना ज़रूरी नहीं है। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। मेरा केस थोड़ा सा लंबा है, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट करने की। 2003 में आया था मैं यहाँ पे, तो 2010 में मैं ओवरस्टे हो गया था। लास्ट वीज़ा मेरा PSW का था, और फिर ये था कि तकरीबन मैं ओवरस्टे, इन्होंने मुझे पकड़ लिया था तकरीबन 10 दिन में इधर तकरीबन। ठीक है, डिटेंशन में रहे आप, आगे चलिए। और उसके बाद मेरी बेल करवा दी थी मेरी फियांसे ने। ठीक है। हमने उसके बाद शादी कर ली। कोर्ट में हमने बता के आए थे कि हम बाहर निकलेंगे तो शादी करेंगे, तो उन्होंने दे दी थी बेल।
अभी मैं बेल पे था, फिर वो हमने जमा करवाया 2012 में फरवरी में। क्या जमा करवाया? दिसंबर 2012 में। क्या केस जमा करवाया कहा आपने? कि आप ओवरस्टे थे और आपकी जो इनकम है, उस वक्त तो इनकम का रूल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपकी जो इनकम है वो पूरी नहीं है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है उसकी इनकम थी 16,700, तो वो भी रिफ्यूज हो गया। उसके बाद हमने रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई किया, वो भी रिफ्यूज हो गया, 2-3 दफा किया, नहीं हुआ। फिर हमने एक लेटर भेजा हुआ था प्री एक्शन प्रोटोकॉल का, उसका उन्होंने जवाब दिया तकरीबन 8 महीने के बाद। उन्होंने कहा कि जी आप अपने फर्दर अगर सर्कमस्टांसेस बताएं, तो वो मैंने तकरीबन कोई दिसंबर में भेजा था, ये लास्ट दिसंबर में, तो अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात ये थी कि एक टेस्ट का आपको पता होगा टोइक का, वो मैंने टोइक का टेस्ट जमा करवाया हुआ था, और अब तो वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो। ठीक है, उसका मसला आया हुआ था। जी जी। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि जो इनकम का था, इसका मैंने सुना था कि आगे ठीक है, आपकी बात समझ में अभी। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? 600 होगी या नहीं होगी? अच्छा, इसका मुझे बता देंगे तो। जी जी। आपका जो सारा केस है बेशक बहुत लंबा है, लेकिन सवाल बड़ा छोटा सा है इसमें। मेन चीज़ यही है कि जो 18,600 की रिक्वायरमेंट वो अपने यहाँ पे मौजूद है, आपके ऊपर वो लागू होती है अगर आपने जुलाई 2012 के बाद ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है, एक वजह। दूसरी वजह ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर FLRM की एप्लीकेशन जो आपने फ़ाइल की है वो बनती भी है, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवर स्टेट थे। आप रूल्स की रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी नहीं कर सकते थे, आपको आउट ऑफ द रूल्स ही जाके अप्लाई करने की वैसे भी ज़रूरत थी। तो ये मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर वैसे ही अप्लाई नहीं होती थी। क्यों अप्लाई हुई? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने केस क्या अप्लाई किया। जहाँ तक बात है कि आपने प्रिएक्शन प्रोटोकॉल का जवाब दिया है, वो आपको एक मौका उन्होंने दिया है। 8 महीने तो बाहर उनका वेट नहीं किया जाता, क्योंकि वो 14 डेज़ का टाइम होता है, 90 डेज़ का आपके पास ओवरऑल टाइम होता है। ओरिजिनल डिसीजन से आपने GR फाइल करना होता है। अगर आपने वो वेस्ट कर दी है तो बहरहाल आप इसी मौके से फ़ायदा उठाएं। अगर एडिशनल सर्कमस्टांसिस की वजह से आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उनको प्रोवाइड कीजिए, वो उसको दोबारा रिकन्सिडर कर सकते हैं। समझ लीजिए कि एक अनदर अपॉर्चुनिटी आपके लिए। टोइक की जो बात है वो चूँकि आपको पता है कि वो उसके भी कैंसिल हैं, उसका जो रिजल्ट्स वो एक्सेप्ट नहीं करे वो, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग है, वो जल्दी उसको रीओपन कर देंगे। अगर आपके पास कोई डिफरेंट लैंग्वेज सर्टिफिकेट मौजूद है, आप उनको दे सकते हैं, लेकिन फिर मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, क्योंकि आप ओवर स्टेट थे जब आपकी शादी हुई है। तो आपको बिल्कुल डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रेगुलेशंस के तहत आपको इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। बाकी आपको एग्जैक्ट डिटेल्स दे के, डॉक्यूमेंट्स दे के हम आपको सही बता सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं हमें तो कर दीजिए, या किसी और वकील से ज़रूर राय लीजिए। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक क्वेश्चन पूछना है भाईजान, शादी के बारे में। मेरी फुल टाइम जॉब है, लेकिन 14,000 तकरीबन मेरी वेज है, और मैंने दूसरी जॉब तलाश की है। वो कंपनी कहती है हम आपको चेक के जरिए पे कर सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या वो अगर चेक के जरिए पे करें तो ऐसा एक्सेप्ट करेंगे वो इमिग्रेशन वाले? ठीक है। और उसके अलावा अगर ब्रिटिश डिवोर्स हो जाती है, डिग्री नैंसी, और उसके फौरन बाद इंसान शादी कर सकता है या कुछ देर ठहरना पड़ेगा? नहीं नहीं, डिग्री नैंसी के बाद डिग्री एब्सोल्यूट लेंगे तभी आपकी शादी रजिस्टर्ड हो सकती है। डिग्री एब्सोल्यूट के बाद ही आपके पास राइट होंगे दोबारा उसको शादी करने के लिए। ये तो आपके दूसरे सवाल का जवाब है। पहला जो है कि चेक के ज़रिए पेमेंट करें या कैश करें, अगर आपके अकाउंट में आ रही है और वो अकाउंट फॉर हो रही है, उसके ऊपर टैक्स पे हो रहा है, इट इज़ ऑल गुड। अगर आपके HMRC के रिकॉर्ड में अगर आ रही है तो ये सब ठीक है। चेक के जरिए भी पेमेंट एक्सेप्टेबल है, बैंक ट्रांसफ़र भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको मीट करना है। जो हमारे पिछले जो कॉलर ने जो क्वेश्चन किया था, शायद उसमें एक बात मिस हो गई थी कि जो 18,600 की रिक्वायरमेंट है अभी तक वो वैलिड है, बावजूद इसके कि वो मैटर अभी अपील में है, जिसका कि फ़ैसला मार्च अप्रैल में आएगा, तब तक ये रिक्वायरमेंट वैलिड है। अगर उसके बाद अगर वो केस जब एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर हो सकता है कि वो उसमें 14,000 या 12-13 हज़ार के करीब उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को कर दिया जाए। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा केस जो था लेगेसी में था, और ये वीक में मेरा रेजिडेंस परमिट कार्ड आया, पर जो कार्ड जो आया था उसमें सिर्फ लीव टू रिमेन एंड 2.5 years का वीजा आया था। पर मेरे दोस्त के साथ जो है, जो लोग सब जो मेरे साथ जो अप्लाई किए थे, उनको इंडेफिनिट वीजा आया था और 5 साल का आया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 5 years के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कुछ उसका कुछ प्रोसेस है? जी, ऐसा बताते हैं आपको। जी ठीक है। जी केसी के केसेस को वो हर एक केस को डिफरेंट क्राइटेरिया है उसका, उसके मुताबिक वो डिसाइड करते हैं
कोई एक क्राइटेरिया उसका नहीं, यानी कि हर एक के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उसका डिसीजन होता है। बाज़ों को वो इंडेफिनिट दे रहे हैं, बाज़ों को वो डिस्क्रिप्शन लीव दे रहे हैं कुछ अर्सा के लिए। आप 5 ईयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप 2.5 साल जब ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप दोबारा डिस्क्रिप्शन लीव के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन लीव उन्होंने दी है, दोबारा डिस्क्रिप्शन लीव अप्लाई करेंगे 2.5 ईयर के लिए। तो ये है कि ये उनके अपना एक जो भी उनका एक क्राइटेरिया है हर एक के मुतालिक डिफरेंट डिसीजन करने का, लेगेसी के मुतालिक खासकर वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। जी थैंक यू। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात करें। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, क्वेश्चन कीजिए। सर मैं इंडिया से 2 महीने हुआ यहाँ के स्टूडेंट वीज़े पे, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ मैं। मुझे आपसे ये पूछना है सर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है और मुझे 3.5 साल का वीज़ा मिला है, क्या मैं अपनी मम्मी को बुला सकता हूँ यहाँ पे? जी बिल्कुल बुला सकते हैं जी, क्यों नहीं बुला सकते। आप उन्होंने विज़िट करने के लिए आपको आना है, इसकी बेशुमार रीज़न, आप पढ़ाई के दौरान जा नहीं सकते, आप उनको बिल्कुल बुला सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। जी मेरा ख्याल है कि कॉल्स का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, आपके प्रोग्राम में शामिल रहने का बहुत शुक्रिया। यकीनन हमने किसी तौर पे आपकी कुछ खिदमत करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपने उसको यकीनन आप उसको सराहेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस जो आप ज़रूर स्क्रीन पर देख सकते होंगे। अगर किसी कोई कॉल जो हम नहीं ले सके या सवालों के कुछ डिटेल जवाब नहीं दे सके तो ये बावजूद वक्त की कमी है, आप हमें लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे जिस कदर पॉसिबल हो सकेगा आप उसका जवाब देंगे। एक बार फिर आप इजाज़त चाहने से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, साजिद साहब की तरफ से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।